हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए भाई, रिंग थ्योरी का लास्ट चैप्टर है यूनिट 4 चैप्टर नंबर 6 विच इज़ यूक्लिडियन रिंग। यानी यूक्लिड रिंग है जो हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। इसमें कोशिश ये है मेरी आज की इस वीडियो में पूरा ख़त्म कर दिया जाए। लास्ट वीडियो में कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 ख़त्म करके दिया था। अब इसमें चैप्टर नंबर 6 है। मुझे ये इस वीडियो में कोशिश है कि पूरी एक बार में ख़त्म कर दूं, ठीक है। जो एक आध पॉइंट अगर रह भी जाता है तो वो देख लिया जाएगा, एमसीक्यू बताते समय बता देंगे। लेकिन बाकी सारे पॉइंट आज ऑलमोस्ट सारे ख़त्म कर देने हैं जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के पर्पज़ से, चाहे लॉन्ग के पर्पज़ से। तो देखिए, सबसे पहली हेडिंग जो है हमारी वो यूक्लिडियन रिंग्स है, ठीक है। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये वीडियो अभी तो अपलोड होगी और साथ ही साथ शाम में लीनियर अलजेब्रा में स्टार्ट कर दूंगा और शाम में एक और वीडियो अपलोड होगी लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 वेक्टर स्पेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बनेंगे उसके, और उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं हमारे पास जो हम लोग एमसीक्यू कोर्स में पढ़ेंगे। एमसीक्यू कोर्स जितने नए लोग हैं वो लोग को पता है, नहीं पता है तो मैं बता दूं। 5th सेमेस्टर का जितनी आपकी चारों बुक है, चारों पार्ट हैं बुक्स के, उसका पूरा टोटल एमसीक्यू विद शॉर्ट ट्रिक्स, पीडीएफ और आंसर्स, ये सब का सब, ये सब का सब आपको मैंने स्टार्टिंग के जो 100 स्टूडेंट्स हैं, जो जिसमें से लगभग 50 लोग ले चुके हैं, एक तरीके से उन्होंने उनकी बात हो गई है। तो जो स्टार्टिंग के 100 बच्चे हैं उन्हें 200 रुपीज़ में मैं वो कोर्स देने वाला हूँ। उसके बाद 250 हो जाएगा कोर्स। तो जितने लोग लेना चाहते हैं अभी इधर ही ले लें, इसके बाद में 250 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। ये स्पेशल स्टार्टिंग 100 बच्चों के लिए 200 किया गया, वैसे तो 250 ही था, 200 कर दिया गया था, ठीक है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप भेज सकते हैं कि 250 या 200 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, तो यू कैन बाई इट राइट नाउ, ठीक है। चलिए, यूक्लिडियन रिंग क्या होता है उसे पढ़ते हैं। सो देखिए क्या डेफिनेशन है। एन इंटीग्रल डोमेन, एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन which satisfies for a not equal to 0, फॉर ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कहा जाए तो इससे दो चीज़ अगर प्रूव हो जाए, ठीक है, मतलब दो पॉइंट क्लियर अगर हो जाए, ये उनको क्वालिफाई कर दे, तो एक चीज़ होता है कि ये हमारा यूक्लिडियन रिंग हो जाता है कोई भी इंटीग्रल डोमेन। तो वो क्या दोनों चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान सुनिएगा। कि अगर बोले फॉर ऑल, ए की बात तो करी गई है, ए जीरो नहीं लेना है, ए और बी एक और एलिमेंट हमने ले लिया, इंटीग्रल डोमेन डी ले लो, आर लिख लेते हैं, चलो इंटीग्रल डोमेन आर ले लिया हमने, इंटीग्रल डोमेन को आर नाम दे दिया, इंटीग्रल डोमेन आर, ठीक है। तो अगर हम ये कह पाए कि जो हमारा ए का नॉर्म है, नॉर्म मतलब क्या होता है भैया, वो नॉर्म जो होता है, जो डबल लाइनिंग की हमने, जैसे आप लोग मॉड समझते हो ना, मॉड मॉड ऑफ ए, सेम बिल्कुल उसी तरीके से आप नॉर्म को समझो, ठीक है। वैसे तो जो नॉर्म होता है वो ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड ट्रायड्स, उनमें भी हेल्प करता है। मॉड तो सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए लगता है, और ये जो नॉर्म होता है इसे नॉर्म बोलते हैं। अगर ये मॉड है तो ये जो है डबल लाइन अगर आप कर देंगे, डबल लाइन के अंदर कुछ लिख देंगे, तो दिस विल बी कॉल्ड एज नॉर्म, ठीक है। काम क्या करता है, ये भी काम वही करता है जो मॉड करता है, ये नॉर्म है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सभी लोग नीचे लिख देंगे। ये अगर इस ए का नॉर्म निकालें तो मॉड करके ये तो पॉजिटिव कर देगा, तो इसकी वैल्यू दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के नॉर्म के बराबर भी हो और उससे कम भी आए, वेयर इज, ये जो होगा इसकी वैल्यू
पॉजिटिव कर देता है ये, ठीक है, ये पॉजिटिव कर देगा, ऐसे लिख लो ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लस ए वेयर इज इक्वल टू प्लस ए इज अ नॉर्म, NORM, नॉर्म, ठीक है। अच्छा भाई, नॉर्म तो समझ में आ गया। नॉर्म कुछ नहीं होता ज़्यादा, होता मॉड ही है। 1 डायमेंशन में उसे मॉड बोल देते हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में उसे नॉर्म बोल देते हैं, काम एक ही है, पॉजिटिव कर देना, ठीक है भाई। अच्छा, ये नॉर्म है, ठीक। एक पॉइंट ये है कि अगर वो हो तो ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए हमारी, ये चीज़ हमारी से लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है, क्लियर है बात ये। अच्छा, एक पॉइंट और इसको शो करना चाहिए, क्या, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, वो होना चाहिए, वो भी आना चाहिए। कैसे, देखिए, फॉर ऑल, या ऑल के लिए नहीं कह सकते, कुछ के लिए, फॉर सम बोल लो, कुछ के लिए, फॉर सम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये प्रूव हो पाए, देयर एग्जिस्ट टी, देयर एग्जिस्ट समझते हो ना कैसे बनता है, देयर एग्जिस्ट ऐसे बनता है, देयर एग्जिस्ट टी और आर, जहाँ पे आर रिमाइंडर है और टी हमारा क्वोशिएंट है, ठीक है। इससे ये प्रूव हो पाए कि जो हमारा ए यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर भी को मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्वोशिएंट हो गया टी प्लस रिमाइंडर हो गया आर, अगर ये प्रूव कर पाए हम, है ना, जहाँ पे जो हमारा आर है, आर की वैल्यू फिक्स रहती है, रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से एक कम और 0 तक होता है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0 तक यानी 0 हो सकती है, या फिर अगर हम इस आर का नॉर्म निकालें तो वो बी के नॉर्म से यानी डिवाइज़र के नॉर्म से कम आना चाहिए। बोला ना अभी डिवाइज़र से कम होगा, तो एक तरीके से यहाँ पे नॉर्म की बात हो जाएगी, क्योंकि नॉर्म क्या करे, पॉजिटिव कर देगा, अगर कहीं नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। ये सारी बातें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि यूक्लिडियन रिंग को प्रूव कैसे करते हैं, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पर्पज़, ठीक है। आगे बढ़ा जाते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं, देखिए एक बढ़िया सा स्टेटमेंट है कि अगर कोई रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है या फिर रिंग ऑफ डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है, तो ओवर अ फील्ड, किसी एक फील्ड पर जिसके कोफिशिएंट जो हो वो फील्ड से उठाया जाए, इज अ यूक्लिडियन रिंग। अगर फील्ड से आप कोफिशिएंट उठाते हो तो पॉलिनोमियल का जो सेट बनेगा वो हमारा यूक्लिडियन रिंग बन जाएगा, और अगर हम रिंग की जगह इंटीग्रल डोमेन लेते हैं और फील्ड से हमारे कोफिशिएंट उठाते हैं तो वो डोमेन ना होकर के यूक्लिड डोमेन बन जाता है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट था इसलिए लिखवाना ज़रूरी था, क्योंकि यही सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, दिस विल बिकम MCQ इन योर एग्जामिनेशन एंड यू विल नॉट हैव एट दैट टाइम दैट माइंड कि आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ ये वही है, इसीलिए लिखवाना ज़रूरी होता है। देखिए अगला पॉइंट, देखिए ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दैट एवरी, एक सेकेंड, एवरी आइडियल ऑफ अ यूक्लिडियन रिंग is a principal ideal. So सुनिए, every ideal of a Euclidean ring is a principal ideal। अगर हम आइडियल निकालें एक यूक्लिडियन रिंग की, यूक्लिडियन रिंग क्या होती है, अभी जस्ट बताया कि वो 2 प्रॉपर्टी शो करती है। पहला जिसका नॉर्म, जिसमें किसी एक एलिमेंट का नॉर्म 2 एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के नॉर्म से लेस देन या इक्वल हो, और दूसरा वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का पालन करे, ठीक है, तो वो यूक्लिडियन रिंग होती है। तो भैया वो प्रिंसिपल आइडियल हो जाता है, वो है ना, प्रिंसिपल आइडियल उसका बन जाता है। प्रिंसिपल आइडियल के बारे में इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया है लास्ट चैप्टर में, तो वो
सारी प्रॉपर्टी यूक्लिडियन रिंग शो करता है, इसलिए जो भी आइडियल हम लोग सिंपल निकालते थे वो एक तरीके से, अगर यूक्लिडियन रिंग का निकालेंगे, सिंपल रिंग का निकालेंगे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यूक्लिडियन रिंग का अगर आप आइडियल निकाल रहे हो तो वो पक्का प्रिंसिपल आइडियल होगा। ठीक है भाई, ठीक। एक और स्टेटमेंट देखते हैं। क्या स्टेटमेंट, देखिए अगर बोला जाए कि अगर हम कहें यूक्लिडियन रिंग या फिर यूक्लिडियन डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, केवल डोमेन लिखते हैं तो इसका मतलब यही है इंटीग्रल डोमेन, जितने भी होते हैं इन सब में हैज़ यूनिट एलिमेंट, इनके पास यूनिट एलिमेंट होता है। ठीक है, इन सब के पास यूनिट एलिमेंट होता है। अच्छा भाई, एक सेकेंड, यूक्लिड यूनिट एलिमेंट, ठीक है, यूनिट एलिमेंट इनके पास होता ही होता है। क्यों होता है बताऊं, देखिए बड़ा ही सिंपल है, वैसे ये थ्योरम की तरह है, प्रूफ भी बता देते हैं, एक ही लाइन का प्रूफ है इसका। सिंपल सी बात है, देखिए अगर ये यूक्लिडियन रिंग है तो डिवीजन लेमा पालन करेगा। तो आपको याद दिलाता हूँ कि जो हमने लिखा था a इज इक्वल टू बी टी प्लस आर, ठीक है, आई बात समझ में। अब आप ये समझो थोड़ी देर के लिए, क्या हम आर की जगह पे जीरो नहीं कर सकते। अब आप आर की जगह जीरो करो, यहाँ पे अगर आप करो टेकिंग कर दो कि बी जो है वो भी ए ही बना दो अगर उसको, और आर की जगह जीरो रख दो, तो ए इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। तो आप खुद बताओ, दो एलिमेंट का मल्टीपल या ए से ए कट जैसे करोगे तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो ये है तो यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट हमेशा यूक्लिडियन रिंग में यूनिट एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, यूक्लिडियन रिंग हो चाहे यूक्लिड डोमेन हो। ठीक है भाई, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जिस विच इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। सो GCD इसमें भी है, आप सभी जानते हैं GCD का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, देखिए क्या है, HCF निकालना आप सभी को आता है, देखिए थोड़ा समझाते हैं। फॉर ए नॉन ज़ीरो, अगर ए नॉन ज़ीरो है, ठीक है ना, बी ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं कोई रिंग है और उसमें वो कॉम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, और अगर कहें कि ए डिवाइड्स बी, है ना, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि बी को डिवाइड करें ना तो बी बड़ा होगा, बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, वेयर सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में, है ना। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कुछ रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स पहले भी पढ़ चुके हैं, बढ़ाने की जरूरत नहीं। ए बी को डिवाइड करे, बी सी को डिवाइड करे तो ए सी को भी, क्योंकि ये क्या है, ट्रांजिटिविटी देता है। ये क्या क्या देता है, GCD हमें क्या क्या देता है, रिफ्लेक्सिविटी देता है, रिफ्लेक्सिव नेचर देता है, पिछले वीडियो में प्रूव किए हैं, ट्रांजिटिव नेचर देता है, ठीक है। लेकिन तीसरा नेचर जो है जिसे बोलते हैं सिमेट्रिक, वो तभी देता है जब वो एक दूसरे के एसोसिएट्स हों, ये सबको याद होना चाहिए, एसोसिएट होंगे तभी ये चीज़ दे सकता है। ठीक है भाई, आई बात समझ में। कॉमन लेना होता है GCD में, अगर हम GCD बराबर क्या होता है, GCD बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, निकाल लो ए और बी में, जो भी है जैसा भी आएगा, सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आई बात समझ में, ठीक। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते, कुछ और स्टेटमेंट्स को समझते हैं और उनको याद रखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर मैं कहूँ इफ़ R इज विदाउट यूनिट एलिमेंट, अगर यूनिट एलिमेंट उसमें ना हो तो भैया बड़ी ही सिंपल सी बात है। वैसे आपको एक बात बताऊं, जो आप ऐसे लिखते हो आपकी बुक में इसे ऐसे लिखा हुआ है D ऑफ A, तो याद रखिएगा एक D मतलब ऑपरेटर ही एक तरीके से नॉर्म के लिए इसे लिखा जाता है, तो उसे घबराइएगा नहीं। तो ये चीज़ जो होगी वो इसके
अब इक्वल नहीं हो पाएगी, मैंने लिखा है ना लेस देन इक्वल, तो यहाँ से इक्वल का साइन हटा दीजिए, क्योंकि इक्वल तो तभी होती जब बी की वैल्यू हम 1 रख देते, है ना भाई। बी की वैल्यू जैसे 1 रखोगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन अभी हमने क्या बोला, विदाउट यूनिट एलिमेंट, तो 1 तो रख ही नहीं सकते, तो हमेशा क्या आएगा, लेस देन आएगा। आई बात समझ में। याद रखिए, ये क्यों कराया जा रहा है भैया, वो 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन बना देगा ऐसे ही, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू दे देगा, आपको फिर सही करना पड़ेगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भैया। हाँ, पिछली बार ऐसे ही हम लोगों ने गेस काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिमाग में लगाए थे, वही के वही पेपर में भी आ गए थे। काफ़ी बच्चों को उसका फ़ायदा भी मिला है, जिन्होंने ध्यान दिया है, जिन्होंने नहीं ध्यान दिया तो फिर तो उनके लिए ऊपर वाला मालिक। ठीक है, अब देखो एक और थ्योरम, थ्योरम के स्टेटमेंट ही बोलो। अगर आर बी अ यूक्लिडियन रिंग, अगर आर एक कोई यूक्लिडियन रिंग है, ठीक है, ठीक है, तो देन एवरी एलिमेंट, इसका जो हर एक एलिमेंट होगा इज, या तो वो यूनिट होगा, इधर यूनिट, और कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड होगा भैया, एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब आप समझ पा रहे होंगे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट उनके उनको हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगला पॉइंट आता है, नोट में ही रखते हैं इसको सब। देखिए, रिलेटिव प्राइम किनको बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, या इसको को प्राइम भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे नंबर हैं दो, कोई भी ऐसे नंबर, कोई भी ऐसे दो नंबर, देखिए कि भाई अगर हम कहें इफ ए कॉमा बी हम कहें आर में है, इफ अगर हम कहें जी सी डी ऑफ ए बी, अब ये जरूरी नहीं है दोनों प्राइम हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए एंड बी मस्ट बी प्राइम, वो कोई भी नंबर हो लेकिन उनका जी सी डी बनाना चाहिए। यहाँ पे स्पेशल बात लिख लीजिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज इंट नेसेसरी दैट ए बी मस्ट बी प्राइम, मतलब को प्राइम होने के लिए प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, एग्जांपल अगर आपसे हम कहें कि 4 और 5 क्या है, आर को प्राइम, क्योंकि इन दोनों का कॉमन उठाइए, जीसीडी कितना है, जीसीडी इनका 1 है। आई बात समझ में, हाँ समझ में आता है, ये समझ में तो आ गई होगी। 9 और 4 ये भी क्या है, को प्राइम है, खुद में प्राइम नंबर नहीं है लेकिन कॉमन क्या है, जीसीडी 1 है ना, जीसीडी इनका भी 1 है, याद रखिए, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम, याद रखिएगा इस बात को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आइए देखिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। ठीक, देखिए इफ अगर p है, डिवाइड करता है, कुछ मल्टीप्लिकेशन है, ढेर सारे नंबर a1 a2 a3 से लेके an तक सबका मल्टीप्लिकेशन है, ये उसको डिवाइड करता है ना, देन p डिवाइड्स एट लीस्ट 1, एट लीस्ट इनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा, 1 ऑफ इनमें से किसी एक को तो डिवाइड करता ही होगा। ठीक है, अगर उनके गुणे को डिवाइड करे तो इसका मतलब कम से कम उनके, क्योंकि p क्या है, प्राइम नंबर है, p क्या है, वेयर p इज प्राइम, p इज प्राइम, प्राइम प्राइम, p क्या है, प्राइम, याद रखिएगा इस चीज़ को। आइए 5th पॉइंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एमसीक्यू, इस चैप्टर से एमसीक्यू बनने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन तो है नहीं, तो इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है एमसीक्यू की, और सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं छोटे छोटे। देखिए यूक्लिडियन रिंग जो है,
जो इस चैप्टर का नाम है इज अ UFD, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, UFD बोलते हैं इसे। पिछले वीडियो में यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब एक एग्जांपल दिमाग में रखिए, क्या कि भाई जो रिंग ऑफ इंटीजर्स होता है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है यूक्लिडियन रिंग का। रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ यूक्लिडियन रिंग का है। सोच लीजिए ना, बड़े सिंपल तरीके से सोच लीजिए, इसके जितने भी नंबर हैं उनका अगर आप मॉड लोगे, अगर उनका मॉड लेते हो तो वो दो नंबर उन्हीं, जैसे ये तो फॉलो हमेशा करेगा। कोई भी एक इंटीजर उठाइए, दो ठो इंटीजर उठाइए, ए उठाइए और बी उठाइए, तो ए का मॉड ले लीजिए और ए बी का मल्टीप्लाई करके मॉड ले लीजिए, हमेशा लेस देन इक्वल आएगा। और ये हमेशा इंटीजर हमेशा आपका ये शो करते हैं क्या, ए बराबर बी टी प्लस आर, है ना, ये हमेशा शो करते हैं। क्योंकि हम लोग देखो अगर आप तो नंबर्स को डिवीज़न करते थे, तो जितने भी नंबर डिवाइड करना सीखते थे बचपने में, तो नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स लेते थे। अगर नेगेटिव लोगों तो भी तो डिवीज़न को तो फॉलो करेगा ही, तो दोनों चीज़ फॉलो करता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक थ्योरम है, उसका प्रूफ कर लेते हैं। अच्छी थ्योरम लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों, हो सकता है अगर और पार्ट में दे दिया तो हो जाएगा काम फिर अपना गड़बड़, इम्पोर्टेंट लग रही है। तो थ्योरम क्या है कि एवरी फील्ड इज एन इक्विलेड रिंग, एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग। फील्ड जो होगा भैया, फील्ड तो हमेशा हर जगह अपनी धात जमा के रखता है, क्योंकि फील्ड ने सारी प्रॉपर्टी को जब अपने अंदर रख रखा है तो भैया तो होगा ही वो हर जगह सर्वव्यापी तो है ही। फिर तो प्रूफ देखिए, प्रूफ समझिए क्या करते हैं। वही भाई यूक्लिड रिंग प्रूफ करने के लिए दोनों चीज़ें इसमें होनी चाहिए, नॉर्म होना चाहिए और उसके बाद यूक्लिड डिवीज़न लेमा उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। अगर हम बात करें कि इसमें जितने भी फील्ड के एलिमेंट हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, बी बिलोंग्स टू एफ और ए को नॉन जीरो कर लो भैया, ए नॉन जीरो, ठीक। नॉर्म ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए बी, है। ये तो ठीक सही बात है। अब बात आई दूसरी चीज़ प्रूव करने की, है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लिखें एस ए बिलोंग्स टू एफ, आपको पता होना चाहिए इम्प्लाइज दैट, या देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, चलेगा, इनवर्स तो मिलेगा। क्या हम ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ए इज इक्वल टू या बी इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स साथ में बी प्लस ज़ीरो नहीं लिख सकते? लिख सकते नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं एकदम बिल्कुल मेरे ख्याल से। कहा है भैया? नहीं यार गड़बड़ा गया, सुनो बताए। नहीं ठीक है सही है, क्योंकि ए इनवर्स ए कैंसिल होगा तो वन मिल जाएगा और बी, वन का बी से मल्टीप्लिकेशन वापस से बी आ जाएगा। जरा आप ध्यान से ध्यान लगाइए, तो ध्यान से ध्यान लगाइएगा, ठीक है। देखिए अगर बी से हमें इसको डिवाइड करना है तो क्वेश्चन ये चलेगा ना भाई, बी से इस बी को डिवाइड करें तो कितनी बार ले जाना पड़ेगा, वन बार, तो बी डिवाइड होगा जीरो आ जाएगा रिमाइंडर। अब इस वन को क्या हम किसी एलिमेंट का ए इनवर्स नहीं लिख सकते? लिख तो दिया, जो किस फॉर्म में, विच इज़ इन द फॉर्म, आप ये लिख सकते हो, यू कैन राइट इट दैट, क्या लिख सकते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन, है ना। तो जब यूक्लिड डिवीजन का ये फॉलो कर रहा है, पालन कर रहा है, तो क्या हम नहीं लिख सकते, हेंस इट इज इट इज एन यूक्लिड रिंग। आई बात समझ में? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब नोट की बारी आ गई। क्या है नोट? नोट बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए क्या है नोट भाई? नोट नंबर 1 इज व्हाट? देखिए अगर हम कहें द नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition that a which is non-zero in a Euclidean ring, यूक्लिडियन लिखा करिए, मैं यूक्लिड लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। रिंग इज अ यूनिट इज दैट, कि अगर हम नॉर्म निकालें, नॉर्म निकालो या फिर अब इसको ऐसे डी ऑफ ए लिख लो, ये डी ऑफ 1 के बराबर हो या फिर नॉर्म ऑफ 1 के बराबर, तभी ये चीज़ हो सकता है। आ रही बात समझ है ना भाई? प्रूफ अगर देखा जाए, इसका प्रूफ कराने की ज़रूरत तो नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, छोड़िए रह देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है गॉसियन इंटीजर्स, पहले बढ़ा चुके हैं। ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो होते हैं, लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिनके जो कोफिशिएंट होते हैं, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर से लिए जाते हैं। जैसे अगर कहा जाए गॉसियन इंटीजर को जे ऑफ आई से डिनोट करते हैं, और ये होता है कुछ ए प्लस बी आई टाइप होता है, जहाँ पे वेयर ए कॉमा बी जो है बिलोंग्स टू जेड, ओनली इंटीजर से उठाया जाता है, इसीलिए इसे गॉसियन इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है भाई? अब गॉसियन इंटीजर की कुछ खासियत होती है। वो क्या होती है? लिखा इसे ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। तो कुछ खासियत होती है। क्या खासियत क्या है? खासियत ये है बच्चों कि अगर हम गॉसियन इंटीजर कोई उठा लें, हाँ, फॉर ऑल एक्स नॉन ज़ीरो बिलोंग्स टू जे आई, इसमें अगर हम कहें देयर एग्जिस्ट डी ऑफ एक्स, भाई सिंपल सी बात है, आप नॉर्म निकाल ले होगे यानी मॉड निकाल ले होगे, तो नॉन नेगेटिव होगा, मतलब जीरो तो फिलहाल होगा ही नहीं। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? इससे आपको पता है इसका मॉड निकालने से क्या होता है, मॉड ऑफ ए प्लस बी आई। तो यहाँ पे नॉर्म बोल दो, नॉर्म बोलोगे बात वही पड़ेगी, क्या? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो करते हैं हम लोग, क्यों भाई? एक सेकेंड, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अच्छा एक पॉइंट ये होता है गॉसियन इंटीजर में। दूसरा दूसरा और तीसरा दोनों वही होते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़े यूक्लिडियन रिंग के, वही दोनों हैं। क्या? अगर गॉसियन इंटीजर हम उठा रहे हैं दो ठो और उनका डी निकाल रहे हैं, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है सिंगल वाले से, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू गॉसियन इंटीजर्स, ठीक है। और तीसरा आप जान ही रहे हो, लेट कर लो भैया, लेट ए नहीं एक्स वाई लिखे हो तो एक्स वाई जेड लिख लो, एक्स वाई जेड और आर ये बिलोंग करा लेते मान लेते जी जे आई में, और थोड़ी देर के लिए वाई से एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू और क्वेश्चन मान लेते जेड आ रहा है, वाई जेड प्लस आर, ठीक है। जहाँ पे जो आर होगा वो कहा क्या क्या आ सकता है, वेयर जो आर है वो ज़ीरो हो सकता है, या फिर उसका जो नॉर्म है वो लेस देन आ सकता है, किससे? नॉर्म ऑफ जो हमारा डिवाइज़र था। अगर थोड़ी देर के लिए ये हमारा डिवाइज़र है, डिवाइज़र मान लेते ये है, ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र ये डिविडेंड ये डिवाइज़र है, ठीक है। ये है क्वोशिएंट, वो अपने हिसाब से मान सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ व्हाट, जो प्लस में लिखा होता है हमेशा क्या होता है, वो रिमेन होता है, रिमेन्स, रिमाइंडर, बचा कुचा चीज़, ठीक है। याद रखेंगे सारी चीज़ें हम आपको एमसीक्यू पर्पस के लिए बता रहे हैं।
जब आप आपको जो कोर्स देंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी। हालांकि वहाँ भी बताएंगे, ये नहीं कि कुछ लोगों ने अगर बाई चांस वीडियो नहीं पढ़ी है तो उनके लिए गड़बड़ हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ भी एक बारी रिकॉल ज़रूर करेंगे। लेकिन हाँ, सिंपल सी बात है, जो जो दोनों जगह पढ़ेगा, दोनों चीज़ें पढ़ लेगा, उसका ज़्यादा अच्छा होगा। होता ये है ना कि MCQ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बस हल्का सा माइंड स्लिप होने से। ठीक है, हल्का सा माइंड स्लिप हुआ तो हो गया गड़बड़। पता चला इतना दिमाग आपका क्रेम हो चुका है, इतना भर चुका है कि आपने 2 × 3 की जगह 5 लिख दिया है। 6 पे टिक लगाना था 5 पे लगा के चले आए, और फिर ऐसे में क्या होता है, सिलेक्शन रुक जाता है ना। तो होता यही है कि सिलेक्शन तब रुकता है जब आप सरल वाले क्वेश्चन गलत करके आते हो, तब नहीं रुकता जब आप कठिन वाले क्वेश्चन गलत करके आते हो। कठिन वाले क्वेश्चन तो मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। ठीक है, या तो उन्हें आ नहीं रहा होता है, या तो जल्दी जल्दी के चक्कर में वो गलत ही दिमाग लगा के गलत तरीके से करके चले आते हैं। ठीक है, सो दिमाग रखिए थोड़ा सा अंदर। हम लोग चैप्टर के को एंड करने की तरफ है, अभी कुछ 2 3 4 पॉइंट और है, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। चलिए भाई, अगला नोट देखिए, जहाँ पे प्रूफ रिक्वायरमेंट है प्रूफ की, वो हम वहीं करवा दे रहे हैं, तो आप उसके लिए हेजिटेट ना रहें, उसके लिए परेशान ना हो। देखिए, अगर कहा जाए कि पी क्या है, कोई प्राइम नंबर है, पी प्राइम है मान लेते हैं। ठीक है, अगर पी प्राइम है, साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि इफ सी इज रिलेटिव प्राइम टू पी, अगर रिलेटिव प्राइम है पी के, तो हमें एंड इफ फॉर 2 इंटीजर्स x, y, अगर हम ये कहें 2 ऐसे इंटीजर मिल जाए कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें और c और p का मल्टीप्लाई करने पे हमारा वही मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, देखो सिंपल सी, ये कैसे मिल सकता है, दिमाग लगा लीजिए। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जस्ट लाइक एक प्राइम नंबर 3 ले लिया, और एक नंबर ले लिया हमने 5 ले लो भैया। ठीक है, तो अगर बात करें 5 नहीं है तो 3 5 से 15, एक सेकेंड, 1 16 9 15। ठीक है, ये इससे नहीं बन रहा है। 9 3 ले लिया आपने, 3 ले लो, और एक ले लो भाई 4 ले लो, अगर 12, हाँ ठीक है। तो ये दोनों आपस में को प्राइम है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है चाहे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो 12 आया। 12 को एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ मैं, देखिए 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, नहीं 4 स्क्वायर क्यों करेंगे, 2 स्क्वायर, तो ये होगा 9, 9 + 4 तो ज़्यादा हो गया भाई। रुकिए भाई, देखिए 2 और 5 ले लीजिए, 2 और 5, 10 हो गया। रिलेटिव प्राइम है बिल्कुल, क्योंकि GCD 1 दे रहा है। अच्छा ठीक है, अभी काम करते हैं, इसको हम ये लिखते हैं 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, अब हो गया 10। एक्स और वाई अलग अलग है, हो जाएगा कि नहीं, CP के इक्वल आया कि नहीं, हो जाएगा। बस सोचना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, और ऐसा नहीं कि होगा नहीं, तो होगा, ऐसा हमने दिखा दिया। तो अगर ऐसा कभी होता है तो ऐसे में एक बड़ी ही बेटर प्रॉपर्टी सामने आती है, विच इज़ वॉट, अगर ऐसा कभी मिल जाए आपको, तो P को हम एक तरीके से लिख सकते हैं, देन P can be expressed as P is equal to a square plus b square for sum a comma b belongs to integers। मतलब आप समझ पा रहे हो कि दो अलग अलग इंटीजर के स्क्वायर के सम के बराबर अगर CP है, तो P भी ऐसे दो अलग अलग इंटीजर के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आई बात समझ में? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगर इफ पी इज प्राइम, इफ पी बी प्राइम, मान लेते पी प्राइम है, ठीक है, बी प्राइम ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म में है वो जो कि किसी भी इंटीजर में 4 का मल्टीप्लाई करने पे 1 ऐड करने पे आती है। जैसे सबसे पहला ऐसा प्राइम नंबर बताइए कि जो 4 से किसी इंटीजर में मल्टीप्लाई करने पर 1 ऐड करने पे आ जाए, तो भैया वो है 5। 5 है कैसे, 5 आया ऐसे कि अगर आप 5 सोचो तो 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1, तो 1 तो इंटीजर है प्लस 1, तो 5 बन रहा है ना, है कि नहीं। अब उसके बाद का इंटीजर, उसके बाद का अगर कोई बन रहा है, हाँ बन रहा है 4 में अगर 3, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 13 हुआ ना, फिर 4 4 ज़ा 16 प्लस 1, तो ऐसे करके जितने भी बन रहे हैं 4 टाइम्स वाले प्लस 1 करने वाले, तो इससे एक चीज़ बाद में मिल पाती है हमें, क्या, ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है, देन वी कैन सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस। क्या, कौन सा कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंसी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी वाली, -1 सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ये, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होता है -1 के और मॉडुलो पी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब एमसीक्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है सब, ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए, चलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट नेम है फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट, फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट हमारे ग्रुप थ्योरी में भी थे, बड़ा ही अच्छा इन्होंने कंसिक्वेंस दिया था कि अगर किसी भी एक नॉन ज़ीरो इंटीजर में प्राइम की पावर प्राइम -1 करे तो वो 1 मॉडुलो उसी प्राइम के कॉन्ग्रुएंट होता है। ये बड़े ही अच्छे मैथमेटिक्स का एक इन्होंने व्यू दिया, जो आप लोग बहुत लोग एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करते होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ जाता है, लाइक कि 2 पावर 88 को अगर हम 87 से डिवाइड करें तो कितना आएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, 2 पावर 88 ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि 2 पावर 88 बहुत बड़ा होता है। तो 2 पावर 88 अगर हम बात करें तो 88 को हम 89 - 1 लिख सकते हैं। अगर इसे 89 से डिवाइड करना हो, मॉडुलो 89 कर दो अगर आप, तो ये पक्का क्या होगा, 89 क्योंकि प्राइम है क्या, हाँ, तो ये पक्का इसका आंसर आखिरी में रिमाइंडर 1 दे के जाएगा हमें, ठीक है। तो रिमाइंडर बता देता है बड़े प्यार से, ठीक ना। तो यही वही फॉर्मेट है हमारे, बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स जगत में इन्होंने इनका एक योगदान रहा है, और इतना अच्छा योगदान जो कैलकुलेटर को भी पीछे छोड़ दे। आप पूछ नहीं सकते हैं कैलकुलेटर से कि कितना रिमाइंडर देगा, तो गड़बड़ बता देगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इफ़ पी विच इज़ प्राइम, ठीक है, ऑफ द फॉर्म, वही पिछले वाले की तरह है, ऑफ द फॉर्म, फॉर्म इस फॉर्म में हो 4n+1 में, देन एक चीज़ कह सकते हैं, देन p इज इक्वल टू, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे 2 इंटीजर्स के स्क्वायर के सम में, है ना, फॉर सम कुछ इंटीजर्स में, फॉर सम a, b बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। जैसे अभी पीछे एग्जांपल ले, 5 है ना, 5 को अगर हम एग्जांपल लें, समझिएगा, अगर 5 है हमारा एक ऐसा प्राइम नंबर जिसको हम 4 टाइम्स 1+1 यानी 4n+1 की तरह लिख सकते हैं, तो हम इस 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो इंटीजर तो है, 2 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, ऐसे सबके सब है, सबको लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब आती बात जीसीडी ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, जीसीडी ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स यूजिंग व्हाट, यूक्लिड डिवीज़न, वही क्लास 10th वाला है बच्चों। वैसे तो अब हट गया कोर्स से, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये कैसे निकालते थे, जैसे नंबर का निकालते थे, हम आपसे बोले हैं कि ज़रा बताओ भैया जीसीडी ऑफ, थोड़ा सा
सिंपल सा ले लेते हैं 2,9, बहुत सिंपल हो गया। ये निकालने का तरीका अगर आपको यूक्लिड डिवीजन से करें तो आप क्या करते थे, छोटे से बड़े को डिवाइड करते थे, 2 4 8 बचा 1। अब ये जो आंसर आता था उससे वापस इसको डिवाइड करते थे अगर आपको याद हो, तो 1 2 और आ गया 0। जैसे आपका 0 आया आप यहीं पे स्टॉप कर जाते थे और हमारा यही हमारा HCF यानी GCD होता था, है ना। GCD कितना है, 2 और 9 का कॉमन क्या है, 1। अब यही काम हमको पॉलिनोमियल केस पे करना है, तो चलिए ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं। इसको पहले लाइन कर दें, ठीक है। फाइंड GCD ऑफ, चलिए लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो अब भैया वही तरीका है करने का जैसे अभी बताया, नंबर्स को लेकर के, ऐसे इसमें भी होगा, ठीक है। चलिए देखिए एग्जैक्ट यही करेंगे। तो आपको पता है x⁴ वाला जो पॉलिनोमियल है वो तो छोटा हो गई, तो इसी से हम बड़े वाले को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवीज़न का साइन आप बना लो वैसे जैसे बनाना हो, x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस x⁴ प्लस 2x। कितने बार में ले जाऊँ, x⁴ है x⁴ है तो एक x से काम चल जाएगा। अब एक x को तीनों मल्टीप्लाई करो, इसमें भी और इसमें भी करेंगे तो क्या होगा, x⁴ हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा और x⁴ हो जाएगा। आपको पता है इतना करने के बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है जिससे कि चीज़ें कट जाए, माइनस माइनस माइनस। तो ये वाला पॉइंट इससे तो कट गया, जो बच रहा है वो हम आगे लिख लेते हैं, यही लिख देते हैं। चलिए देखते हैं। थोड़ा जूम कर दिया मैंने, ठीक है। नेगेटिव का x देखिए तो कैंसिल हो गया, नेगेटिव वाला x⁴ बचा, ठीक है। उसके बाद प्लस में रिड्यूसिंग मतलब एक कम होते होते पावर को लिखते चले जाना, डिसेंडिंग पावर्स में। x⁴ बचा, ये नहीं x⁴ तो थोड़ा सॉल्व हो रहा है ना। x⁴ अगर आप देखें तो 2x⁴ है और ये माइनस x⁴ है, तो माइनस होगा तो x⁴ बचेगा सिर्फ, ठीक है। प्लस x⁴ बच रहा है, ठीक है, और प्लस 2x बच रहा है, ठीक है भाई। अब आपको पता होना चाहिए जो आया है आपका, इससे आप इसे डिवाइड करेंगे। चलिए आगे करते हैं। देखिए दोबारा मैंने लिख लिया, अब क्या करना है, देखिए माइनस x⁴ है प्लस x⁴ है, तो माइनस से प्लस बनाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, -1 का मल्टीप्लाई। जैसे आप -1 का मल्टीप्लाई करो, x⁴ बचेगा, माइनस x⁴ बचेगा, माइनस x⁴ होगा और माइनस 2x होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन GCD निकालने को बोला नहीं है, बोला है शायद, हाँ ठीक, ठीक है। तो ये आया, अब जैसे माइनस प्लस 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 चेंज हो जाएगा साइन, कुछ कैंसिल हो रहा है, x⁴ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, जो बच रहा है उसे लिख लीजिए, x⁴ 2x⁴ हो गया, ठीक है। उसके बाद 2x⁴ हो गया और प्लस 2x हो गया, ठीक है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो था वो मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, पूरा लिखा नहीं मैंने। फाइंड GCD ऑफ दिस ओवर क्लास ओवर मॉडुलो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 मतलब अब जितने भी कोफिशिएंट आएंगे वो 3 से कम आएंगे और 0 तक आ सकते हैं। मतलब कौन कौन आ सकता है कोफिशिएंट, 0 1 और 2। अगर 3 से बड़े आएंगे तो उसको हम 3 से डिवाइड करके छोटा लिख लेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। अच्छा ये तो आ गया, फिर से रिमाइंडर आ गया, अब फिर से इसको डिवाइड करो, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 2x⁴ प्लस 2x² प्लस 2x। अब इनको डिवाइड करना है
ऊपर को -x⁴ +x⁴ +x⁴ 2 +2x कितनी बार लेके जाए क्यों भाई। देखिए अब यहाँ पे डिवाइड करिए भाई, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 1/2 से और x से। अब जैसे करेंगे इसे तो ये x⁴ हो जाएगा और ये हो जाएगा x⁴ हो जाएगा और ये हो जाएगा x⁴ ठीक है। साइन चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्यों नहीं ज़रूरत है, प्लस ही रहने देंगे क्योंकि खुद ब खुद ये कैंसिल हो जा रहा है। इसे वैसे कर लीजिए, यहाँ माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो ये भी माइनस आता है कि नहीं, ये भी माइनस आता, ये भी माइनस आता। और आप जब साइन चेंज करते, एक सेकेंड, जब आप साइन चेंज करते यह माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस आता, ये भी माइनस आता, फिर साइन चेंज करते प्लस प्लस और प्लस हो जाता। तो ये वाला पार्ट इससे कट जाता, x³ ऐड हो जाते, x² ऐड हो जाते, तो यहाँ से निकल के आता 2x³ + 2x² + 2x। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जो अब आया है उससे आप इसको डिवाइड करते हैं, चलिए वो भी कर लेते हैं। तो जो रिमाइंडर अब आया है 2x³ + 2x² + 2x, आप इससे वापस उसी को ही जो ऊपर लिखा था सेम हो गया ना। तो अब जैसे आप सेम हो गया, आप 1 टाइम लेके जाओगे वापस से यही आ जाएगा। थोड़ी राइटिंग बिगड़ रही है बच्चों, थोड़ा संभाल लीजिएगा आप लोग। तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपने इसको ख़त्म किया, आ गया 0। जैसे 0 आता तो यही हमारा क्या हो जाता है, दिस इज़ आवर GCD। तो बात समझ में आई। दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ रिंग दिस लीनियर, क्या बोलूँ, एक ये फर्स्ट पार्ट है, हाँ, प्योर मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, विच वी हैड जस्ट completed. Your ring theory is now finally completed. Only MCQ is left, which will be given to you by me after some time. Today, the same day, आज ही, we will again have a video of linear algebra of chapter number 1 vector spaces. ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स पे हमारे कोर्स के बारे में भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही कम रेट पे है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल रुपेश मिश्रा के साथ मैथ पर। थैंक यू।